Namaste, I'm Jevin Dr. Sapna Gehlot and my session is on Cold War. Now, here we discuss about the techniques of the Cold War. शीत युद्ध के विषय साधन क्या थे? युद्ध के समान होते हैं अस्त्र शस्त्र, गोला तथा बारूद। शीत युद्ध के मोटे रूप से निम्नलिखित साधन थे, जैसे पहला, शीत युद्ध का सबसे प्रमुख साधन था प्रचार यानी प्रोपोगेंडा। शीत युद्ध वाक युद्ध था और युद्ध में जो कार्य हथियारों से होता है वही कार्य शीत युद्ध में शब्दों द्वारा किया गया। शीत युद्ध के शब्दों में गोला बारूद का काम करते थे। शीत युद्ध से प्रचार का उद्देश्य था कि शत्रु राष्ट्र के प्रति तीव्र घृणा जागृत करना, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहार्द की भावना विकसित करना। शीत युद्ध में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि प्रचार माध्यमों से निरंतर विपक्षी राष्ट्रों को शोषक और या एक्सप्लॉयटेशन या अत्याचारी बताया गया। सेकंड ये कि शीत युद्ध का जो अन्य साधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन था, अपने सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन और शत्रु पक्ष को कमज़ोर बताना अनिवार्य बनाया गया। तृतीय कि कमज़ोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक और अन्य सहायता देना भी शीत युद्ध का एक साधन था। आर्थिक सहायता का उद्देश्य उन्हें अपने गुट में शामिल करना होता था। चौथा ये कि शीत युद्ध का एक अन्य साधन वो था जासूसी। दोनों ही पक्ष जासूसी के तरीके से एक दूसरे की सैनिक शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते रहते थे। U-2 विमान कांड जासूसी के तरीकों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता था। पंचम ये कि शीत युद्ध का एक साधन कूटनीति था और ये कूटनीतिक साधनों से लड़ा गया है। इसमें दोनों महाशक्तियाँ कूटनीतिक साधनों से एक दूसरे को निर्बल बनाने का प्रयास करती रहती थी। ये देख लिया। अब हम आपको देखते हैं कि नितांत क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दितांत? दितांत यानी तनाव शैथिल्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिकी शब्दों में के संबंधों में आप कह सकते हैं कि 1962 के में क्यूबा संकट के उपरांत एक नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्यपूर्ण संबंध सौहार्द और एक उनका मधुर मिलन की दिशा में बढ़ने लगा और परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिस्थितियों में तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध तनाव शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण से अस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तन होने लगे। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध आपसी विचार विमर्श की उत्कंठा, समझौतावादी दृष्टिकोण और मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर उन्मुख होने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नवीन परिवर्तन को जो तनाव शैथिल्य या दितांत के नाम से जाना जाता है। यानी सिंपल है, इसका मतलब होता है अगर दितांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि तनाव में शिथिलता यानी रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। नाउ अगर दितांत के कारण या उसके हम निर्धारक तत्व देखें तो जैसे कि दितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। दूसरा, दितांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकता पूरी करता था। ये अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता देता था। ये आणविक शस्त्रों के क्षेत्रों में एक संतुलन रखता था। आंतक और आणविक युद्ध का जो भय था उसने कहीं ना कहीं कम कर दिया था। वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में जो बुनियादी परिवर्तन था वो चेंज हो गई थी, क्योंकि शीत युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्र नीति और प्राथमिक आवश्यकता थी साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद का उन्मूलन और सोवियत संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता थी साम्यवाद का विस्तार और पूंजीवाद का अंत करना। इसके लिए दोनों देशों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर करने जैसे अपरिहार्य कार्यक्रमों की कीमत पर अस्त्रों की शक्ति, परमाणु शस्त्रों के निर्माण और सैन्य गठबंधनों पर बल दिया। नेक्स्ट ये हो कि शीत युद्ध का जो तनावपूर्ण था वातावरण वो कम होने लगा और ये एक कह सकते हैं कि इसलिए जो दोनों में एक जो टकराव था वो टकराव भी कम होने लगा। नेक्स्ट ये कि साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन और सोवियत, रूस, चीन जो मतभेद थे उनमें फ़र्क पड़ा। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होने लगी। वे द्वितीय गुटीय विश्व की राजनीति का एक बहुकेंद्रवाद में एक परिवर्तन चेंज होने लग गया। जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अणुशक्ति के स्वामी बन चुके थे। जापान, पश्चिमी
जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारत और गुट निरपेक्ष मंच भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। ये शक्ति केंद्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिक स्वतंत्र आचरण करने लगे थे। इस बहुकेंद्रवाद ने महाशक्तियों के संबंधों में द्वितांत की प्रवृत्ति को जन्म दिया। नेक्स्ट ये रहा कि महाशक्तियों को अपने गुटीय मित्रों से निराशा और यथार्थवाद चिंतन की जो प्रवृत्ति थी, वो जो होड़ प्रबल थी, किंतु अब ये समझते देर नहीं लगी कि उनके मित्र उनके लिए बोझ बनते जा रहे थे। दक्षिण वियतनाम और जितने भी थे, जैसे कि दक्षिण कोरिया, फार्मोसा अमेरिका पर भार थे। पूर्वी जर्मनी और उत्तरी कोरिया सोवियत संघ पर भार साबित हुए और फ्रांस ने अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी थी और चीन, रोमानिया, अल्बानिया ने सोवियत संघ के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। गुटनिरपेक्ष देशों ने ही महाशक्तियों से सहायता देकर दोनों को आर्थिक व सैनिक शोषण किया। यानी अगर आप एम.एस. राजन के शब्दों में फ्रांस का अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण और चीन द्वारा सोवियत संघ को दी जाने वाली खुली चुनौती विशेष रूप से महाशक्तियों के संबंधों में द्वितांत के विकास के लिए उत्तरदायी है। महाशक्तियों ने यथार्थवादी रूप अपनाते हुए महसूस किया कि अन्य देशों की मित्रता के स्थान पर पारस्परिक संबंधों में द्वितांत अधिक विश्वसनीय, लाभकारी एवं कम खर्चीला है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण होने लगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तीसरी दुनिया और अफ्रीकाई या आप कह सकते हैं एफ्रो एशिया राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या ने भी शीत युद्ध की उग्रता को कम किया। और नेक्स्ट है कि यूरोपीय राष्ट्र संघ की परिकल्पना से ये भयभीत थे। क्यूबा के संकट का एक दोहरा और विचित्र प्रभाव ये पड़ा। यानी आप कह सकते हैं कि एंड में कि पश्चिमी जिसे कि ये है कि एक और जहाँ उसने शीत युद्ध की पराकाष्ठा की अनुभूति करवाई, वहीं दूसरी ओर शीतलता की आवश्यकता को भी उग्र रूप में रेखांकित किया। इस घटना के बाद यूरोपीय राष्ट्र विशेषता युद्ध की कल्पना से भयभीत रहे। दूसरा विश्व युद्ध उनकी धरती पर लड़ा गया था, अतः उन्हें अत्यधिक कटु अनुभव था। किसी भी प्रकार से ये विश्वस्तरीय तनाव से डूबने के तैयार नहीं थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस उग्र अनुभूति का अमेरिकी विदेश नीति पर सीधा दबाव पड़ा और इस शिथिलता की नीति को और अधिक तत्परता से लागू करने को बाध्य हुई। यूरोपीय परिवेश को देखते हुए ये कदापि आश्चर्यजनक नहीं थी कि द्वितांत के वास्तविक प्रचलन की पहल यूरोप से हुई है। पश्चिमी जर्मन के चांसलर विली ब्रांट ने यूरोपीय राष्ट्रों में शिथिलता की प्रक्रिया को लागू करने का विचार रखा। नेक्स्ट चीज़ में यही रहा है कि इसकी कुछ इस समय इवेंट्स होते रहे, इम्पॉर्टेंट रहे और द्वितांत पर संकट, लेकिन फिर ये रहा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो द्वितांत का टाइम चल रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई और फिर हमें एक नया जिसे कहते हैं सेकेंड कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितांत व्यवहार का क्या प्रभाव रहा। अगर इसका इम्पैक्ट रहा तो महाशक्तियों के, अगर इसका प्रभाव तो ये रहा कि महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। यूरोपीय महाद्वीप अब विभाजित नहीं लगता था। एक तीसरे महायुद्ध के भय से एक मुक्ति हो गई कि हाँ अभी कोई थर्ड वर्ल्ड नहीं है और परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए प्रयत्न किए गए। गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर शालीन व्यवहार की प्रवृत्ति हुई। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और द्वितांत यथास्थिति कह सकते हैं कि यथास्थितिवाद की एक समर्थक धारणा। तो संक्षेप में आप यही है कि द्वितांत के कारण शीत युद्ध ठंडे से अस्तित्व का रूप धारण कर चुका था और वह अब इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था, यानी इसमें इतने एग्रेसिव नहीं था। द्वितांत संबंधों के विकास होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शत्रुतापूर्ण युद्ध स्थिति का जन्म हुआ। रचनात्मक पुनर्निर्माण और सहयोग के नूतन युग का सूत्रपात हुआ। द्वितांत की उभरती हुई प्रवृत्तियों के कारण विश्व युद्ध के संभाव्य कारणों का अंत होने लगा और महाशक्तियों के नागरिक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आशान्वित हुए। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र से सहयोग की वृद्धि हुई और सैनिक भिड़ंत और आणविक युद्ध के खतरे कम होने लगे। अब रीज़न ये हुआ है कि दूसरे ने शीत युद्ध के कारण क्या रहा, कुछ प्रॉब्लम्स रही और जिसके कारण द्वितांत से हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है।
जैसे अगर दूसरे नए शीत युद्ध को हम बोलते हैं, जिससे कि हम सेकेंड कोल्ड वॉर भी बोलते हैं या हम इसे न्यू कोल्ड वॉर भी कहते हैं, इसकी जो मेन प्रॉब्लम्स रही कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना, दूसरा रीगन का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होना, वो शायद कहना कि बहुत एग्रेसिव थे, दूसरा अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत संघ और अमेरिकी होड़, नेक्स्ट अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ये एक मेन रीज़न रहा 1979 का, और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ता हुआ सोवियत प्रभाव, यूरोप में मध्यम मार्ग प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल, और फिर स्टार वॉर्स। तो ये मेन रीज़न हुए जिसने देतांत से जो एक हम कहीं शांति वाला समय था वो वापस एज अ न्यू कोल्ड वॉर में आने लगा। तो शीत युद्ध की जो आप जो नए कोल्ड वॉर की जो अगर आप कुछ प्रकृतियाँ बताएंगे तो ये रही कि इसमें सोवियत संघ विरोधी ना कि ये साम्यवादी विरोधी थे, ये विचारधारा के दायरे से परे थे। नए शीत युद्ध के कुछ नए अभिकर्ता थे जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, एक तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन थे और दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ। फिर एक प्रतिस्पर्धा का एक नया क्षेत्र आ गया जैसे कि फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडियन ओशन। फिर आ गया कि नए शीत युद्ध के सहभागी बनने से यूरोपीय देशों में कुछ हिचकाहट होने लगी। फिर पुराना शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का प्रेरक था, तो क्या ये शीत युद्ध निर्गुट का आंदोलन का विभेदीकरण होगा? फिर है कि महाविनाशकारी शस्त्रों के भंडारों से लड़ा जाने वाला युद्ध कोशिश होने लगी थी, प्रॉक्सी वॉर। और पहला शीत युद्ध सोवियत मजबूरी था तो दूसरा शीत युद्ध अमेरिकी मजबूरी थी। और इसके साथ ही और इसका दूसरे शीत युद्ध का परिणाम रहा तो मेन चीज़ है कि पहले तो देतांत बिल्कुल क्षति, यानी जो देतांत की एक आशा उत्पन्न हुई थी कि हाँ अब आपस में इतना एक जो टेंशन्स हैं, जो एक अविश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, एक डर हो गया था। देतांत से एक अच्छा सा लगने लगा था कि हाँ ठीक है आपको डेवलपमेंट होगा, पर वो ख़त्म हो गया इस दूसरे विश्व युद्ध के कारण। और उसका परिणाम ये रहा कि देतांत की क्षति, देतांत ख़त्म, वो जो एक संवाद था जो उनमें आपस में चल रहा था वो कहीं ना कहीं निरर्थक सिद्ध हो गया और तनाव केंद्रों का स्थानांतरण हो गया। पहले पुराने शीत युद्ध के वर्षों में तनाव के जाने पहचाने केंद्र बिंदु थे, अब यूरोप के पहले यूरोप को लेके थे और अब तनाव के केंद्र बिंदु जैसे कि अफ़गानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ इत्यादि और निशस्त्रीकरण का क्षय। तो संक्षेप में दूसरे शीत युद्ध काल में एक शांतिपूर्ण कंपटीशन का स्थान जो था वो आक्रामक राजनीतिक सैनिक प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। युद्ध मनोदशा और युद्ध उन्माद का युग प्रारंभ हुआ। पुराने सैनिक अड्डों का विस्तार, नए सैनिक अड्डों की खोज, नए शस्त्रों की खोज, दूरगामी परिनियोजना सेना और इसी मनोवृत्ति को अभिव्यक्त